नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है वो है सीटेट 2025। इसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड ये आज की ये क्लास रहेगी। तो इसमें 50 क्वेश्चन जो हैं ये हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, ईवीएस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। और ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि एक तरह से पीवाईक्यू भी हैं और आपके सीटेट की प्रिपरेशन में ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपने ये वीडियो जो है या ये क्लास जो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। यहाँ पर नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो रहेगा कि अधिगम में स्कैफोल्डिंग जो है इसका क्या अर्थ होता है। तो स्कैफोल्डिंग आपने पढ़ा ही होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट का ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है स्कैफोल्डिंग के बारे में। तो स्कैफोल्डिंग का जो अर्थ है यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग आखिर होती क्या है। ये किसी नई अवधारणा को सीखने के लिए अस्थायी सहायता देना। ठीक है, जब हम किसी नई जो अवधारणा है, न्यू कॉन्सेप्ट को हम जब सीख रहे होते हैं तो वहां पर एक अस्थायी रूप से सहायता देना। मान लो कि एक स्टूडेंट है, आपको एक उदाहरण दूं मैं। तो मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसको किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी एक आप कह सकते हो एक छोटा सा उसके उसको हमने टॉपिक दिया है, उसके रिलेटेड उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। तो आप एक तरह से उसको एक उदाहरण देकर समझा सकते हो या उसको थोड़ा-सा हिंट देकर उस टॉपिक के बारे में समझा सकते हो कि आप ऐसा-ऐसा लिख सकते हो। तो वो जो एक तरह से टेम्परेरी उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम स्कैफोल्डिंग का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है? तो स्कैफोल्डिंग होता है अस्थायी सहायता देना, ठीक है? जब हम किसी नई अवधारणा को सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर किसी को हम जब अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से जब हम सहायता या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम स्कैफोल्डिंग जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नंबर 2 क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास आपको पता ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो जीन प्याजे के द्वारा दी गई है, ठीक है। जीन प्याजे का नाम आपने याद रखना है। तो जीन प्याजे के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में जो चरण है उसके बताए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक जीन पियाजे की थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से जीन पियाजे की थ्योरी को समझाया हुआ है या पढ़ाया हुआ है। तो आप मेरे चैनल पर जाके जीन पियाजे सर्च करके उस क्लास को जरूर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसीई का पूर्ण रूप क्या है। तो सीसीई आपको पता है इसका अर्थ होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई, ठीक है, इसका पूर्ण रूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार सामाजिक नियमों पर आधारित अवस्था कौन सी है। तो कोहल वर्ग जो है ये इनके अनुसार जो सामाजिक नियमों पर आधारित अवस्था कौन सी है, यानी कि कोहल वर्ग के द्वारा अपनी थ्योरी जो है इनकी इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है उसमें जो सामाजिक नियमों पर आधारित एक इनकी अवस्था है वो कौन सी है। तो वो है पारंपरिक नैतिकता, यानी कि कॉग्निशनल जो मॉरलिटी है उसको हम कहते हैं सामाजिक नियमों पर आधारित, ठीक है। इनके द्वारा जो है इनकी थ्योरी जो है कोहल वर्ग की, इनके द्वारा मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई है और इनके द्वारा जो है उसमें जो है वो 3 स्टेप्स बताए हुए हैं। हर एक स्टेप का एक-एक जो है एक 2-2 जो हैं वो चरण आगे हैं, तो यानी कि 6 वो बन जाते हैं। तो ये जो सामाजिक नियमों पर आधारित है वो है कॉग्निटिव मॉरलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम को सबसे अधिक कौन-सा कारक जो है वो प्रभावित करता है, ठीक है। कौन-सा ऐसा इफ़ेक्ट है जो सबसे ज़्यादा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इसको, किसको,
अधिगम को, लर्निंग को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो कौन-सा है? तो वो है प्रेरणा, ठीक है? मोटिवेशन, ठीक है? अगर आपने जब देखा होगा जब स्कूल में भी जब हम अ, पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को या बच्चे जो है वो पढ़ रहे होते हैं, तो अगर उनको बार-बार ना बोला जाए, उनको बार-बार जो है एक तरह से मोटिवेशन उनमें ना भरी जाए, तो बच्चे जो है वो थोड़ा-सा केयरलेस होना शुरू हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि बच्चे को के ऊपर अगर पेरेंट्स भी जैसे घर में भी अगर पेरेंट्स हैं जो हैं वो बच्चे को नहीं पूछते हैं कि आपने क्या होमवर्क कर लिया है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो बच्चे जो है वो ध्यान देना छोड़ देते हैं और पढ़ाई में कहीं न कहीं वो पिछड़ते ही चले जाते हैं, ठीक है? तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है किसी भी लर्निंग के लिए, ठीक है? यहाँ पर तो मैं सिर्फ़ एक स्कूल का उदाहरण आपको देकर कह रही हूँ, लेकिन किसी भी तरह की लर्निंग के लिए जो मोटिवेशन है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेबल जो फैक्टर है वो कहा जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विकास में आनुवांशिकता की भूमिका क्या होती है? तो जो एक तरह से डेवलपमेंट है उसमें जो हेरिडिटी है उसका क्या रोल होता है? तो आनुवांशिकता का की जो भूमिका रहती है विकास में वो क्या होती है? वो होती है यह विकास की संभावनाएं और सीमाएं निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये विकास की संभावनाएं और सीमाएं निर्धारित करती है, ठीक है, आनुवांशिकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक ऐसा टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो ये एक जो इंक्लूसिव एजुकेशन वाला टॉपिक है, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक-एक चीज को इस जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसकी एक-एक चीज़ को बारीकी से समझना है, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो समावेशी शिक्षा वाला टॉपिक आपने ज़रूर पढ़ लेना है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना, चाहे वे किसी भी क्षमता के हों, ठीक है? तो सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा देना, चाहे वो किसी भी क्षमता के हों, तो वो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट विकास क्षेत्र, ठीक है? ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल जो डेवलपमेंट है, यानी कि ज़ेडपीडी जो है, इसका सिद्धांत किसने दिया है? तो ज़ेडपीडी का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, ठीक है? तो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो दी गई है, ठीक है? तो ये सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनावाद किस पर बल देता है? तो रचनावाद जो है वो किस चीज़ पर बल देता है? ये देता है सीखने की प्रक्रिया में स्वयं ज्ञान निर्धारण ज्ञान का निर्माण करना, ठीक है? सीखने की प्रक्रिया में स्वयं ज्ञान का निर्माण करना जो है वो रचनावाद जो है वो कहलाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटाकॉग्निशन जो है ये क्या है? मेटाकॉग्निशन जो है इसको हम कहते हैं अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना, ठीक है? अपने सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचना कि हम जो है वो किस प्रकार से सोच रहे हैं, हमारी सोच जो है वो किस प्रकार से काम करती है। तो अपनी सोचने की प्रक्रिया के बारे में ही सोचना वो है मेटाकॉग्निशन, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है वो नवीकरणीय नहीं है? तो कौन सा जो स्रोत है वो नवीकरणीय नहीं है, वो है कोयला, ठीक है? कोयला जो है आपको पता है एक तरह से नॉन रिन्यूएबल जो है वो सोर्स एनर्जी का है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य और पर्यावरण पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो मनुष्य और पर्यावरण नामक की जो पुस्तक है ये लिखी है आर एन शर्मा ने, ठीक है? आर एन शर्मा के द्वारा मैन एंड एनवायरनमेंट नाम की पुस्तक जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पौधे का कौन सा भाग जो है ये पानी सोखता है? तो पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जो पानी सोखता है? तो ये आपने बताना है। तो कौन सा भाग है जो पानी को सोख लेता है? वो भाग है जड़, ठीक है? जड़ ही जो है उसमें ही हम आपको पता है पौधे के हम चाहे कहीं भी पानी देंगे वो जड़ों में ही जाएगा, ठीक है? तो पौधा जो है उसके जो रूट जो है वो प्लांट की जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच गैस इज इनेंशियल फॉर रिपेरेशन, ठीक है? तो श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो श्वसन के लिए आवश्यक गैस जो है वो आपको पता है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है ये मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक गैस है क्योंकि
मनुष्य सांस लेने में ऑक्सीजन का ही प्रयोग करता है और सांस जब छोड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, ये छोटा सा एक प्रश्न है, इसको आपने याद रख लेना है। ठीक है, इन्वायरमेंट स्टडीज से हम जो है वो टॉपिक जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है कि कौन सा पक्षी जो है अपने अंडे कौवे के घोंसले में देता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडों को कौवे के घोंसले में देता है। ठीक है, तो वो है कोयल। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसको आपने जरूर याद रखना है क्योंकि पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी सीटेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में देता है। तो वो है कोयल। और कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपने अंडे जो है वो देता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन और रात किस कारण होते हैं। तो ऐसा कौन सा काउज है जिसके कारण डे और नाइट जो है वो बनते हैं। ठीक है, क्यों जो है वो हमेशा डे ही रहता है या क्यों जो है वो हमेशा नाइट ही नहीं रहती है। तो मतलब इसका कोई कारण होता होगा कि कुछ टाइम के बाद डे आएगा, कुछ टाइम के बाद नाइट आ जाएगी। तो इसका क्या कारण होता है। इसका कारण होता है पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, जो पृथ्वी जो अर्थ का रोटेशन है उसकी वजह से दिन और रात जो है वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है, वो मिलता है विटामिन डी। ठीक है, आपको पता है जब एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है तो उसको भी धूप दिखाने के लिए कहा जाता है। उसको भी कहा जाता है कि आपने इसको थोड़ी देर, जब सूर्य सुबह सुबह जब सूर्य उगता है तो उस टाइम उसको रोशनी में रखना है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन डी जो है वो सूर्य की रोशनी से ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक जैव अपघटनीय अवशिष्ट का नाम बताओ। एक जैव अपघटनीय जो अवशिष्ट है यानी कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसका नाम आपने बताना है। तो वो है सब्जियों के छिलके। ठीक है, सब्जियों के छिलके जो हैं एक तरह से ये ऐसे अपशिष्ट हैं जो अपघटनीय जैव अपघटनीय है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली के श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है। तो हमें पता है कि मनुष्य जो है वो सांस हमेशा नाक से लेता है, लेकिन जो मछली है वो कौन से अंग से सांस लेती है। तो मछली जो है वो गलफड़े से सांस लेती है। ठीक है, गिल्स उसके लिए लगे होते हैं, उनसे वो सांस जो है वो लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट जो है, एक कैमल जो है, ये अपनी चर्बी कहाँ जमा करता है। तो ऊंट जो है ये अपनी चर्बी कुबड़ में जमा करता है। ठीक है, कुबड़ में ये अपनी चर्बी जो है वो जमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 और 18 का लघुत्तम समवर्ती एलसीएम क्या होगा। तो 12 और 18 का जो लघुत्तम समवर्ती होगा वो यानी कि एलसीएम होगा वो होगा 36, यानी कि 36 इन दोनों का लघुत्तम समवर्ती बनेगा। ठीक है, आगे है पाई का मान क्या है। तो पाई जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है लगभग 3.1416। ठीक है, 3.1416 पाई का जो वैल्यू है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस आकृति के कोई कोने नहीं होते हैं। तो ऐसी कौन सी आकृति है जिसका कोई भी कोना जो है वो नहीं होता है। तो वो होता है वृत्त। ठीक है, वृत्त जो है इसका कोई भी कोना जो है वो नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो अगर हम स्क्वायर बनाएंगे तो उसके भी कोने होंगे। अगर हम अ, कोई रेक्टेंगल बनाएँगे उसके भी कोने होंगे, अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं तो उसको भी कोने होंगे, अगर हम मतलब किसी भी तरह की अगर हम एक आकृति बना रहे हैं तो उसके हर तरह की आकृति के कोने होते ही होते हैं, लेकिन वृत्त एक ऐसा एक आकृति है जिसका कोई भी कोना जो है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3582 में 5 का स्थानिक मान क्या है। तो प्लेस वैल्यू बतानी है उसकी 5 की। तो 5 आपको पता है वनजा टेंजा और 100 नंबर पर है तो ये
5 को हम 100 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500 इसकी जो है वो प्लेस वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। जैसे अगर हमें हमसे 8 की प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो हमने ये वनजा और टेनजा यानी कि 8 जो है वो 10 नंबर पर है, तो हमने 8 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 की जो प्लेस वैल्यू आएगी वो आएगी 80, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह से हमसे 3 की भी पूछी जा सकती है, तो हम इसी तरह से किसी भी जो एक वैल्यूज है वो निकाल सकते हैं। इनकी प्लेस और फेस वैल्यू दोनों ही अलग अलग निकाली जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 200 का 25% कितना होता है, यानी कि 200 का 25% कितना होता है, तो वो होता है 50, ठीक है। 50 होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ पे आपको श्रेणी दे रखी है, तो इसमें आपने बताना है कि अगली संख्या जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पर 2, 4, 8 और 16, तो ये कैसे 32 आएगा, ठीक है। इसका आंसर 32 होगा, तो कैसे आएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा आपने बताने थे 32, ठीक है। तो इसको भी हल करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इस तरह के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होते हैं सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ाई शब्द में जो है वो कौन सा प्रत्यय है। तो ये आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चंस जो हैं ये मैंने हर टॉपिक से मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो इस प्रेजेंटेशन में आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो ये लैंग्वेज 1 चल रही है हमारी हिंदी। अ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज होती हैं। कुछ बच्चों ने हिंदी को फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट कर रखा होता है, इसलिए उनकी लैंग्वेज 1 हिंदी बनती है। और कुछ बच्चों ने हिंदी को सेकंड नंबर पर सिलेक्ट कर रखा होता है, तो उनकी लैंग्वेज 2 जो है वो हिंदी बनती है। तो दोनों ही तरह के बच्चों के लिए अलग-अलग से ये क्वेश्चन पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये आते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं हिंदी में, बाकी सभी के लिए सेम ही क्वेश्चन मतलब पैटर्न जो है वो क्वेश्चन आने का सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो आपको पता है पढ़ाई में ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। पढ़ा प्लस ई, ठीक है। तो ये पढ़ाई बन गया, ठीक है। पढ़ाई प्रत्यय लगा उसमें पढ़ाई में ई प्रत्यय जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्रत्यय आपको पता है शब्द के पीछे जोड़ा जाता है, और उपसर्ग आपको पता है उपसर्ग को पहले जोड़ा जाता है शब्द से, ठीक है। तो ये दोनों ही तरह के आपने पढ़ लेने हैं प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य का प्रकार बताएं। यानी कि ये किस प्रकार का वाक्य है, वह बहुत अच्छा लड़का है, ये है सरल वाक्य, ठीक है। अगर यहाँ पर बीच में कॉमा आया होता, लेकिन, किंतु, परंतु आया होता, तो वो जो है वो संयुक्त वाक्य बन जाता। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, सीधा ही एक वाक्य है। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो हम कहीं पे रुक नहीं रहे हैं, हम कहीं पे जो है वो अल्प विराम नहीं कर रहे हैं, तो ये बनेगा सरल वाक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो जो खेल शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, तो खी प्लस इल यानी कि खेल, ठीक है। खी प्लस इल बनेगा खेल, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपने पढ़ लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द बताओ, तो जल का पर्यायवाची बताने हैं। तो जल के पर्यायवाची होते हैं पानी, नीर, तोय, ठीक है। पानी, नीर, तोय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द बताइए, तो विलोम शब्द बताना है। आदर का विलोम शब्द होता है अनादर, ठीक है। आदर का विलोम शब्द होगा अनादर। आगे है माँ खाना बना रही है, इसका काल बताना है। कौन सा काल है ये, 3 काल होते हैं आपको पता है, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, ठीक है। तो ये कौन सा काल है, माँ खाना बना रही है, तो बना रही है का मतलब है वर्तमान काल है। यहाँ पर अगर ऐसे लिखा होता कि माँ खाना बना चुकी है, तो वो होता भूतकाल। और अगर ऐसा होता वाक्य कि माँ खाना बना रही बनाएगी, ठीक है। तो बनाएगी ऐसा होता, तब वहां पे आना था भविष्य काल, ठीक है। तो ये काल भी आपने अच्छे से याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पेड़ शब्द में कौन सा कारक है। तो पेड़ जो शब्द है इसमें कौन सा कारक है, इसमें है कर्ता कारक, ठीक है। तो कारक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द बताइए। तो विशेषण शब्द बताना है लाल फूल। तो लाल फूल में जो विशेषण है वो है लाल, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो फूल का कलर बता रहा है, इसलिए ये
विशेषण हो गया। ठीक है, मुहावरे का अर्थ बताइए, तो कौन सा मुहावरा है? नाक में दम करना। ठीक है, तो परेशान करना। जैसे कि अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम बहुत बार ये वाक्य यूज करते हैं, जैसे जब छुट्टियां गर्मियों की होती हैं। अब के टाइम में तो मैक्सिमम बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले के जो बच्चे थे, जैसे ही छुट्टियां गर्मियों की होती थी, समर वेकेशंस होते थे, तो बच्चे जो है वो नानी के घर चले जाते थे और सभी बच्चे इकट्ठे होकर वहां पे बहुत ज्यादा मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करते थे। तो वहां के जो नानी या मामी, जो भी जितने भी होते थे मामा लोगों के घर पे, वो यही कहते थे कि इन बच्चों ने तो नाक में दम कर दिया है। तो नाक में दम करने का मतलब यही होता है परेशान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता किस शब्द से बनी है? तो कविता बनी है कवि से। ठीक है, कविता जो है वो कवि शब्द से बनी है। नेक्स्ट, अब इंग्लिश लैंग्वेज टू इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पर चल पड़े हैं। तो लैंग्वेज टू इंग्लिश में बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हैप्पी? तो हैप्पी का अपोजिट बताना है, हैप्पी का अपोजिट होगा सैड। ठीक है, आगे है, आइडेंटिफाई द नाउन, नाउन को आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में से। तो द सन इज ब्राइट, तो यहाँ पर ब्राइट कौन है? सन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाउन होगा वो होगा सन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे एक ब्लैंक दे रखा है, इसको फिल करना है। यहाँ पर पूछा गया है, शी ब्लैंक ए बुक, तो शी इज रीडिंग ए बुक। ठीक है, यहाँ पे ये पर भरा जाएगा, शी इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड? तो चाइल्ड का जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा चिल्ड्रन। ठीक है, एक बच्चा है, उसके बहुत सारे बच्चे जब बन जाएंगे तो हम चिल्ड्रन उसको बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो आपने यहाँ पर चूज करना है, एप्पल से पहले क्या लगेगा, ए और एन में से बताना है। तो आपको पता है ए क्या है? ए जो है एक तरह से वॉवल है। तो ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं। जब भी ये वर्ड्स जो हैं किसी शब्द के आगे लगे होते हैं तो वहां पर एन ही हम यूज करते हैं। तो एप्पल के आगे जो है ए ना लगकर एन का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्ब इज द इन द सेंटेंस? तो वर्ड्स फ्लाई, इसमें जो वर्ब है वो क्या है? वो है फ्लाई। ठीक है, फ्लाई जो है एक वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एडजेक्टिव इन? तो यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है, यानी कि सेंटेंस दिया गया है, इसने पूछा है कि इन इन सेंटेंस में एडजेक्टिव वर्ड जो है वो कौन सा है? द टॉल बॉय रेन फास्ट, तो इसमें एडजेक्टिव जो आएगा वो आएगा टॉल। ठीक है, तो वाई इज टॉल, इसलिए जो टॉल शब्द है ये एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, आगे आपने साइनोनियम्स बताना है बिगिन का। तो बिगिन का साइनोनियम्स होगा स्टार्ट करना। ठीक है, तो अगर साइनोनियम्स की हम मैं बात करूं तो हिंदी में समानार्थी इसको हम बोलते हैं। तो बिगिन का शुरू करना और स्टार्ट करना दोनों ही, बिगिन और स्टार्ट दोनों का अर्थ ही शुरू करना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोनियम्स, यानी कि विपरीतार्थक शब्द बताना है। फास्ट का होगा स्लो। ठीक है, तो अम, ये दोनों ही हमने पढ़ लिए, साइनोनियम्स भी पढ़ लिया, एंटोनियम्स भी पढ़ लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अब चल रहे हैं जनरल नॉलेज से क्वेश्चन, यानी कि जीके पोर्शन से अब क्वेश्चन जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रीज दे रखी हैं, दूसरी तरफ कैपिटल्स दे रखे हैं। तो कंट्री में जापान है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इनके आपने जो है वो कैपिटल्स बताने हैं। ठीक है, तो सही जो ऑप्शन होगा ए का नंबर 2, यानी कि जापान की कैपिटल होगी टोक्यो। ठीक है, जापान की कैपिटल होगी टोक्यो। नंबर 2 पे है इटली, तो इटली की कैपिटल होगी रोम। और नंबर 3 पर है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनवेरा में। ठीक है, तो ये तीनों ही मतलब कि नंबर 1 और 2 के ही चेंज हुए हैं, 3 का ऐसे ही रहेगा। ऑस्ट्रेलिया का कैनवेरा ही कैपिटल रहेगा, इटली का जो है वो रोम हो जाएगा, जापान का जो है वो टोक्यो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज? तो नेशनल एनिमल बताना है इंडिया का, वो कौन सा है? तो वो है बाघ। ठीक है, यानी कि टाइगर। ठीक है, टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु इज द नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है वो
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ट्रू है कि फॉल्स है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, तो ये सही है, ठीक है। भारत गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट फ्रॉम द क्लू, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मॉन्यूमेंट जो है वो ढूंढना है। यहाँ पे दिया गया है द वाइट मार्बल स्ट्रक्चर इन आगरा वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। तो यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट है वो होगा ताज महल, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब खत्म हो गए हैं क्वेश्चन हमारे। तो यहाँ तक ही था ये वीडियो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें मेरे चैनल को, अगर आपको ये क्लासेस जो हैं वो अच्छी लगती हैं। और अगर आप मेरे साथ इस सी टेट वाली सीरीज़ में जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ कंटिन्यू मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए और मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करिए। बेल आइकन को आपने प्रेस कर लेना है, जैसे ही मेरी वीडियो पोस्ट होती है आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ इस सीटेट की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो हैं वो रहने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये मेरी क्लास जो है वो कैसी लगती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।